क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है। देखिए ब्लड होता है, ब्लड में दो भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा का और एक होता है ब्लड कार्पसल्स का। ब्लड कार्पसल्स पूरे ब्लड का आपके जो है 40 से 45% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है 55 से 60% होता है ब्लड का, ठीक है। इस प्लाज्मा में 90% जल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में 90% क्या होगा, अपन जल होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों के बीच में कौन सा अंग स्थित होता है। तो दोनों टाइप से फेफड़े होते हैं, बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, तो क्या होगा, हार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में होता है, सब लोग जानते हैं, पढ़ा भी चुके हैं, फोरामेन ओवली, ठीक है ना। आगे है देख लीजिए, हॉयड अस्थि का आकार कैसा होता है। तो जो हॉयड अस्थि होता है, इसका आकार जो होता है घोड़े के नाल के समान, ठीक है, हॉर्स शू। आगे बढ़ता हूँ, जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन का मूल इकाई सेल होता है, सेल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं। देखिए दूसरी सर्वाइकल को C2 बोलते हैं, एक्सिस को। और अगर आपसे पहला पूछ लेगा तो पहला होता है एटलस, C1, ठीक है, C1 C2, ओके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पहला पूछेगा कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन है, तो एटलस। दूसरा पूछेगा तो C2 एक्सिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक समान वयस्क में गुर्दे की भार कितना होता है। देखिए एक गुर्दे की भार 120 से लेकर 170 ग्राम होता है, ठीक है। तो एवरेज आपसे पूछेगा तो एवरेज 140 ग्राम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो एमिनो एसिड का अंतिम उत्पाद जो होता है वो अपना प्रोटीन बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, गर्भाशय के आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटी आंत में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। देखिए छोटी आंत पूछे या कहीं भी पूछे, वसा का पाचन जो करता है वो लाइपेज करता है, ठीक है, लाइपेज। अगर प्रोटीन का पूछेगा तो प्रोटीन का ट्रिप्सिन होगा या पेप्सिन होगा, ठीक है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि शरीर के सबसे बड़ी तंत्रिका नर्व कौन सी है, ठीक है। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे कि रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है, सब लोग को पता है, ठीक है, पता भी होनी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जनक किसे कहता है। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के जनक जो होते हैं एंटनी वान ल्यूवेनहुक हैं, ठीक है, एंटनी वान ल्यूवेनहुक हैं, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे क्वेश्चन है, एटलस एवं एक्सिस वर्टिब्रा के मध्य की संधि को क्या कहते हैं। जो एटलस है, जो एक्सिस वर्टिब्रा है, इन दोनों के बीच जो संधि है इसे क्या कहते हैं। अभी ना पढ़े हैं एटलस और एक्सिस के बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम लोग कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। आगे है, आँख की पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं। पारदर्शी मतलब होता है जो आर पार कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे है, लाइपेज किसका पाचन करता है। अभी मैंने बताया वसा का पाचन, फैट का पाचन लाइपेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विवाह के बाद जब पति पत्नी के साथ देखिए विवाह के बाद जब एक पति अपने पत्नी के साथ उसके ही माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे घर जमाई ऐसे हम लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे इसे हम लोग कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, मैट्रिआर्कल फैमिली, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ये मैट्रिआर्कल नहीं होगा, मैट्रिलोकल फैमिली होगा, मातृ स्थान परिवार, ठीक है, मातृ स्थान परिवार। इनमें से क्या संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। तो देखिए संयुक्त परिवार के विघटन का जो कारण होता है, ज्वाइंट फैमिली का जो टूटने का कारण होता है, शहरीकरण, लोग शहर में भागते हैं, ठीक है, संस्कृति का अभाव होना, ठीक है, सीक्रेट गोपनीयता का और स्वतंत्रता की आवश्यकता। सब लोग चाहता है हम स्वतंत्र रहे, सब लोग चाहता है कि हम गोपनीयता से ऊपर उठे और लोग उसके लिए अलग हो जाते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, फिर ज्वाइंट फैमिली टूट जाता है। आगे है, भारत में किसी भी धर्म का पालन व प्रसार करना इनमें से किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए भारत में आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो यह आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबको अपने अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसे मानने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1961 में पारित हुआ, याद रखिएगा, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है।
निम्नलिखित में कौन सी सकारात्मक संवेदना नहीं है? तो सकारात्मक संवेदना कौन नहीं है? एफेक्शन लगाव सकारात्मक है, मनोरंजन सकारात्मक है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा सकारात्मक है, क्रोध आपका सकारात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का मूल तत्व नहीं है? समुदाय कम्युनिटी का मूल तत्व कौन नहीं है? पर्यावरण के साथ संबंध है तत्व। कानूनी बाध्यता ये नहीं होगा, किसी भी समुदाय में कानून का बाध्यता नहीं होता। ठीक है, अगर कानून के बाध्यता होता तो फिर समझिए किसका राज होता। ठीक है ना। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो माय डियर, हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू हुआ 18 मई 1955 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो विकसित किसने किया, तो इसका आप लोग जो है कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ठीक है ना। आगे है पशु के व्यवहार से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एनिमल साइकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऐसी अवस्था जिसमें यादाश्त में कमी का अनुभव होता हो, तो जब यादाश्त में कमी का अनुभव होता है उसे हम लोग एमनेसिया बोलते हैं, स्मृति लोप। ओके। नृविज्ञान यानी नर विज्ञान का अध्ययन, यह मैन का अध्ययन करता है। ठीक है ना, मनुष्यों का अध्ययन नृविज्ञान में करते हैं। ठीक है ना। बुद्धि की गणना की पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो बुद्धि का गणना करने वाला जो स्केल है उसका आविष्कार साइमन और बिनेट ने किया था। ठीक है ना, साइमन बिनेट ने किया था, याद रखिएगा। आगे है किसी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता। ठीक है ना, किसी भी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्किल। स्किल से परिपूर्ण आपको जो है बहुत ही अच्छे से आप काम को करते हैं अगर आपके अंदर अच्छा स्किल है तो। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था में जिसमें लोगों का विभाजन जो होता है उनके जाति के अनुसार होता है। ठीक है। आगे है अल्पता। देखिए, अल्पतापता मतलब होता है हाइपोथर्मिया में तापमान क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, क्या होगा? घट जाएगा। याद रखिएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे है अतिताप, हाइपोथर्मिया में बढ़ जाता है। याद रखिएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कौन सी कंपकंपी की अवस्था है? अब कंपकंपी में ठंडा भी लग सकता है, गर्म भी लग सकता है, पसीना भी आ सकता है, तो सभी अवस्था कंपकंपी में होता है। ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। एक नाड़ी की लय नियमित हो किंतु आयतन कम एवं अधिक होता रहे तो उससे पल्स को क्या कहते हैं? देखिए, एक नाड़ी है, एक पल्स है, उसकी रिदम नियमित है, रेगुलर है, किंतु उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह कम और अधिक हो रहा है, तो उस पल्स को क्या कहते हैं? तो उस पल्स को हम लोग कहते हैं पल्स अल्टरनेंस। ठीक है ना, एकांतरित पल्स यानी पल्स अल्टरनेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय। देखिए, मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय क्या है? तो हम कई बार बता चुके हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में यूरिन का सैंपल लिया जाता है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है यूरिन का? तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, 1.010 से लेकर 1.030 होता है। ठीक है, इसके बीच में जो भी आ जाए वो आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए। आगे है एसिटिक के, देख लीजिए, एसिटिक अम्ल के साथ किया मूत्र परीक्षण जिसकी जांच के लिए किया जाता है। एसिटिक अम्ल के साथ मूत्र परीक्षण किसके जांच के लिए किया जाता है? तो एल्बुमिन के जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एनीमा देते समय रोगी को उपयुक्त स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है? तो वो स्थिति होती है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है एनीमा की थैली और मलाशय के बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जो हम लोग लगाते हैं ना, एनीमा बैग होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, वही लिक्विड जो है अंदर जाता है मलाशय में। तो एनीमा की थैली और मलाशय की जो बैग है उसके बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो लगभग ये 12 से 14 इंच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। किसी रोगी को सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित है, तो सबसे ज़्यादा जो सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित है वो हृदय रोगी को जिसका रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, किडनी रोगी, लीवर रोगी, इन सब में जो है सोडियम युक्त आहार प्रतिबंध होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर किडनी होगा। समझ गए? होगा तो इसमें लीवर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा किडनी होगा। आगे बढ़ते हैं। पेरेनियल भाग को गर्म पानी से सिकाई करने को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, सीज बाथ जो होता है, हम पढ़ा भी चुके हैं। सीज बाथ में जो है क्या होता है कि उसमें पेरेनियल भाग की सिकाई जो है की जाती है। ठीक है ना, सीज बाथ के जरिए। आगे है सक्रिय व्यायाम जिसे एक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें रोगी जो है स्वयं करता है।
जैसे कोई ट्रेनर, कोई नर्स या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट बता दिए एक बार, तो इसमें मरीज़ खुद से वो एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन पैसिव वाला में मरीज़ को करवाना पड़ता है, किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है कराने के लिए, तो पैसिव होता है। ठीक है। सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत है किसका? तो वो है स्टरलाइजेशन का, कीटाणुनाशन का। ठीक है। होठों के सूखकर फटने या पपड़ी जमने को क्या कहते हैं? जो ओठ होता है, होठ, इसके सूखना, पपड़ी जमना क्या कहलाता है? तो इसे केलियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केलियोसिस बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मुंह की सफाई में प्रयोग करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात कितना होता है? तो 1:5000 याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे है स्पंज बात के लिए, ये भी पढ़ा ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बिंदु है? इनमें कौन सा प्रेशर पॉइंट है? तो स्कैपुला भी प्रेशर पॉइंट है, एल्बो भी प्रेशर पॉइंट है, और कान के साइड से अगर आप साइड से सोते हैं तो कान भी दबता है, तो ये भी प्रेशर पॉइंट है जिससे घाव होता है। खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों न्यूट्रिटिव वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए हमें? तो न्यूट्रिशन के न्यूट्रिटिव बना रहे उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं उबालते हैं। गलत। उबालने से बहुत सारा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दबाव युक्त वाष्प में रखते हैं, इससे भी समस्या। तेल आदि में सेकते हैं, इससे भी समस्या होगा। तो इनमें से कोई काम नहीं करेंगे हम, पोषक तत्व खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं। विटामिन सी के सबसे अधिक मात्रा देने वाला फल जो है इनमें आंवला होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, रक्तस्राव प्रतिकारक एंटी हेमोरोजिक फैक्टर के नाम से प्रसिद्ध विटामिन कौन सा है? तो एंटी हेमोरोजिक, जो हेमरेज को रोकता हो, रक्तस्राव को, वह विटामिन के है। ऑप्शन नंबर बी है। चेचक के टीके का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो कौन किया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन करके हम बच्चों में होने से नहीं रोक सकते हैं। क्या होने से नहीं रोक सकते हैं? अगर हम टीकाकरण कर दिए फिर भी बच्चा में वो चीज़ें होने से हम नहीं रोक सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं? तो देखिए, जॉन्डिस को रोक सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस रोक सकते हैं, डिप्थीरिया रोक सकते हैं, क्योंकि इस सब का टीका आता है। लेकिन जॉन्डिस का कोई टीका नहीं आता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, खाने के पदार्थों में वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से उत्पन्न होता है क्या? अगर खाने में आप ज़्यादा फैट लेते हैं तो उससे क्या होगा? उससे मोटापा होगा, हृदय का रोग होगा। ठीक है ना, यही सब चीज़ें होता है। आगे बढ़ते हैं। संधिपादों द्वारा रोग संचरण किया जाता है। देखिए, संधिपादों द्वारा रोग संचरण किया जाता है। ठीक है, कैसे रोग संचरण किया जाता है? तो रोग संचरण किया जाता है मैकेनिकल कॉन्टैक्ट से भी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी, और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से भी, यानी इनमें से सभी। तो जो अपन संधिपादों है, संधिपाद द्वारा जो रोग का फैलना होता है, ये सभी तरीके से फैल सकता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंजाइम की भूमिका निभाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में कौन सा एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है? तो वो विटामिन जो होता है, वो विटामिन बी ग्रुप, जितने भी बी ग्रुप के विटामिन है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। वर्ष 2000 में हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए जो स्वास्थ्य था उसका उद्देश्य क्या था? तो हेल्थ फॉर ऑल का जो उद्देश्य था कि समुदाय में भागीदारी, विश्व की जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत लाना, स्वास्थ्य से जुड़े अन्य क्षेत्रों का समन्वय करना। तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे है, पकी हुई हरी सब्जियों से पानी निकालकर हम क्या करते हैं? उनके खनिजों और विटामिन से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके खनिजों और प्रोटीन से वंचित रह जाते हैं। गलत। प्रोटीन नहीं होता है। उनमें विटामिन और वसा से वंचित रह जाते हैं। गलत। उनकी प्रोटीन और शर्करा तो होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब सब्जी होता है, सब्जी में खनिज और विटामिन होता है, और इसको निकालने से हम जो है इससे वंचित रह जाते हैं। परिवारों के कार्यों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है कौन? शहरीकरण भी, औद्योगिकरण, दोनों परिवार के कार्यों को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे है, शिशु विद्यालय एलिमेंट्री स्कूल में प्रथम 3 वर्ष तक स्वास्थ्य विद्या संबंधी निर्देशों द्वारा, हाइजीन इंस्ट्रक्शन द्वारा क्या करते हैं हम लोग? तो करते ही हैं कि स्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों, हेल्थ हैबिट्स के कारणों पर बल देना चाहिए, प्राथमिक शारीरिक सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, दैनिक जीवन की कहानियों और वास्तविक उदाहरणों को चरित्रित करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो करना यही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन की कहानियों और वास्तविक उदाहरणों
उदाहरणों से चित्रित करना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके। नेत्र पीड़ा सौर आई से संक्रमित को क्या परामर्श देंगे? तो नेत्र में अगर कोई पीड़ा है, इन्फेक्शन है, तो हम उसको यही देंगे कि एक अलग तौलिया का उपयोग करें। जिसको भी आँख में इन्फेक्शन हो, आँख में समस्या हो, तो सबको अपना अपना एक अलग टॉवेल रखना चाहिए ताकि उससे किसी को और इन्फेक्शन अगर हो तो ना फैले। ठीक है। 1000 लीटर पानी के विसंक्रमण के लिए अच्छी किस्म का ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? अगर 1000 आपको 1000 लीटर पानी को अगर शुद्ध करना है तो कितना ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में 30% जो है आपके क्लोरीन भी मिला होता है, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो 1000 लीटर के लिए हमें 5 ग्राम जो है चाहिए। ठीक है, 4 से 5 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें न्यूनतम मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी आवश्यक पोषक तत्वों की दैनिक मांग को जो पूरा करता हो वही बैलेंस डाइट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक में प्रोटीन है, एक में विटामिन है ही नहीं, एक में फलान चीज़ है, एक में चिलान चीज़ है ही नहीं, तो ये बैलेंस डाइट नहीं होता है। आगे है, रीता को आयरन की अच्छी आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? खाना में अंडे को योल्क पर्याप्त लेने का परामर्श। ठीक है, दूध लेने का परामर्श, संतरे का रस और दही पर्याप्त। तो अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें काफ़ी अच्छा आयरन पाया जाता है। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। भोजन बनाने में बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाते हैं, शर्करा नष्ट हो जाता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है, वसा नष्ट हो जाता है। तो भोजन में बेकिंग सोडा डालने से कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाता है। पहला प्रश्न है फुरसामाइड एक है। फुरसामाइड क्या है? तो फुरसामाइड हो, टॉर्सामाइड हो, ठीक है ना, ये सब दवा एक डायूरेटिक दवा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण इनमें कौन है? तो देखिए, रेडियो ओपेक इन तीनों में से नहीं होगा। बेरियम अपना रेडियो ओपेक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासाउंड में, एंडोस्कोपी वगैरह से पहले, यानी रेडियोलॉजी में जो भी एक्सरे वगैरह करते हैं ना, उससे पहले इसका इस्तेमाल, एमआरआई वगैरह से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लीन और साफ दिखे ऑर्गेन। ठीक है। आगे है, मेंटॉक्स परीक्षण किसके पता लगाने के लिए करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ऑप्टिक नर्व कौन से नर्व है? तो ये सेकेंड नंबर का नर्व है। ठीक है ना। टोटल 12 जो क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर में, इसमें सेकेंड नंबर का आपका ऑप्टिक नर्व है। ठीक है। आगे है, लैरेंजाइटिस का सूजन किसको बोलते हैं? तो लैरिंग्स के सूजन, इन्फ्लामेशन को लैरेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है। डैश के परीक्षण सेलेनियन चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो सेलेनियन चार्ट का प्रयोग आँखों के परीक्षण के लिए करते हैं। ओके। आगे है, फेफड़े के संकुचन कोलैप्स ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? तो कोलैप्स ऑफ लंग्स कहलाता है एटलीकैटेसिस। ठीक है, एटलीकैटेसिस याद रखिएगा। औषधि जो मूत्र के प्रवाह को कम कर देता है उसे डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक बढ़ा देता है मूत्र के प्रवाह को और एंटी डायूरेटिक कम कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बेल्स पाल्सी की खराबी होती है फेसियल नर्व। फेसियल नर्व में जो बेल्स पाल्सी होता है ना, फेसियल नर्व में आपका एक खराबी हो जाता है जिससे चेहरा में लकवा बोलते हैं या सुनपन बोलते हैं, ये हो जाता है। ठीक है। आगे है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो काला। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, समान इंट्राऑकुलर आईओपी लेवल नॉर्मल कितना होता है? तो किसी किसी मामला में 10 से 20 देगा, कहीं कहीं 11 से 21 देगा। तो आप बेसिकली देखिए इसी रेंज में ये होगा। ठीक है ना। mmHg जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आँखों की पलकों का गीला होना क्या कहलाता है? तो पिटोसिस कहलाता है आँखों के पलकों का गीला होना। ठीक है। अत्यधिक माइग्रेन के लिए कौन सी दवा चुनते हैं? तो अत्यधिक माइग्रेन होने पर इन ऑप्शन के हिसाब से अर्गोटामाइन चुनेंगे, अर्गोटामाइन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ये बातें ध्यान में हम लोग सबको ही रखेंगे। जब सीरम में पोटेशियम ज़्यादा हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब पोटेशियम ज़्यादा हो, मतलब के पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, हाइपरकैलेमिया। ठीक है। आगे है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली यानी नाक के जो अंदर के जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसका इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? तो राइनिटिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइनिटिस। आगे है, एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं? एड्रीनल मेंडुला में, ठीक है ना, एड्रीनल मेंडुला में ट्यूमर होता है। अब एड्रीनल मेंडुला कहाँ है? अगर आप ये भी नहीं समझते हैं तो आपको किडनी को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना।
देखिए एड्रिनल मेंडुला में ट्यूमर उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा कहते हैं, फियोक्रोमोसिटोमा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है किसी सूक्ष्मजीव के अनावृत्ति होने पर संक्रमित होने का विरोध करने वाले शारीरिक योग्यता क्या कहलाता है। ठीक है, किसी सूक्ष्मजीव बॉडी में प्रवेश करता है और बॉडी में प्रवेश करने पर हमारा बॉडी अगर उसको विरोध करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी ईसीटी की जो है शुरुआत की, ईसीटी शुरुआत किसने की, तो कार्लेटी एंड बिनी ने ईसीटी की शुरुआत की। ठीक है, हिस्टेरिया रोग विशेषता किस उम्र को लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है ना, हिस्टेरिया किसको प्रभावित करता है, तो हिस्टेरिया किशोरावस्था और यौन अवस्था में ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आगे है इंटेलिजेंस आईक्यू का नॉर्मल सीमा कितना होता है। आईक्यू का नॉर्मल सीमा 85 से 115 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगों से सुरक्षित एंटी डिप्रेसेंट औषधि कौन सा है। यानी हार्ट डिजीज वाला मरीज के लिए सुरक्षित औषधि एंटी डिप्रेसेंट के लिए कौन सा होगा, तो ट्रेजोडोन, ठीक है, ट्रेजोडोन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को अनुवांशिक भी प्रभावित करता है, इमोशन भी प्रभावित करता है, मनोरंजन के साधनों में अगर कमी होता है तो भी प्रभावित करेगा। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, सिजोफ्रेनिया का सबसे पहले नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो ब्यूलर। ठीक है, ब्यूलर याद रखिएगा, ब्यूलर ने सबसे पहले नाम दिया। बुजुर्गों में होने वाला सबसे सामान्य मनोरोग कौन सा है, सबसे सामान्य मनोरोग, तो बुजुर्गों में जो सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे सामान्य जो होता है वो साइकोटिक डिप्रेशन होता है। ठीक है, साइकोटिक डिप्रेशन। आगे है क्वेश्चन है, हार्मोन जो प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के कारणों में सम्मिलित माने जाते हैं। मतलब प्रसव के बाद जो अवसाद डिप्रेशन होता है वो कौन से हार्मोन जिम्मेदार माना जाता है, तो इनमें से सभी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, कहता है चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है। चिंता मनोस्नायु विकृति का अर्थ क्या है, सदैव चिंतित रहना, सदैव चिंतित रहना। ठीक है, आगे है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में आया, सब लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी कार्य को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है। तो स्वयं को आप किसी कार्य को करने से नहीं रोक पा रहे, मतलब आपके अंदर बाध्यता है उस काम को करने के लिए, और बाध्यता को हम लोग कंपल्सन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है देखिए यहाँ पे देखिए, जब रोगी अपनी मानसिक अस्वस्थता से अनभिज्ञ हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो जब अपने मानसिक स्थिति के बारे में आप नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उसे लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, अपने चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाना। देखिए यहाँ पे टर्माइट्स नहीं, यहाँ पे जो होगा मैं बता दूं, यहाँ पे होगा गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन का अर्थ होता है मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो काफ़ी टैलेंटेड होता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे एगारोफोबिया इनमें से क्या होगा, हम पढ़ा चुके हैं, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब लागू हुआ, अभी मैंने बताया 1987 ऊपर में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है हिस्टीरिया रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों में कम होता है, स्त्री में ज़्यादा होता है हिस्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। एनल स्टेज जो होता है वो 1 से 3 वर्ष, यानी मैं बता दूं कि 1.5 साल से लेकर 3 साल तक एनल स्टेज होता है। इसी में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीखता है। ठीक है ना। देखिए बॉम्बे मुंबई के जे हॉस्पिटल में मनोरोग विज्ञान विभाग का प्रारंभ कब किया गया, तो ये 1938 में किया गया। मुंबई में काफ़ी फेमस जे हॉस्पिटल है, इसमें मनोरोग विज्ञान का विभाग जो है वो 1938 में शुरू हुआ। ठीक है। ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो 21 होती है। ठीक है, 21 होती है, जबकि होना कितना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। राइटिस के सूजन जो होता है, नजल म्यूकोसा के सूजन को राइटिस बोलते हैं, जो कि ऊपर में इसको उल्टा कर दिया है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के क्या कारण है, धूम्रपान, मोटापा, उच्च रक्तचाप, सभी होगा इसमें। ठीक है।
आगे है प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन ऐसे एवरेज होता है, लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे 2 से 8 के बीच कौन सा है, तो देखिए 2 से 8 के बीच कौन सा है, ये ज़्यादा है, यही और ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो 2 से 8 के बीच में यही है 1 से 7, तो यही अपन राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एलोपेशिया से क्या तात्पर्य है, तो एलोपेशिया से तात्पर्य है गंजा या लॉस ऑफ हेयर, तो यही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, समान दृष्टि जो होता है 6/6 होता है, ये नॉर्मल विजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केराटोप्लास्टी क्या होता है, केराटोप्लास्टी जो होता है वो कॉर्निया के ग्रेफ्टिंग होता है, कॉर्निया के ग्रेफ्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा। शल्य क्रिया द्वारा आंखों को निकालने को क्या कहते हैं, तो इसे एनुक्लिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनुक्लिएशन कहते हैं, एनुक्लिएशन आंखों को सर्जरी के द्वारा निकालना, ठीक है। स्तन कैंसर होने का औसत आयु क्या है, तो स्तन कैंसर होने का औसत आयु 42 वर्ष है, 42 वर्ष, ठीक है। एस्केमिया क्या है, तो एक्सेमिया मतलब होता है रक्त प्रवाह की कमी, रक्त प्रवाह की कमी, जहाँ भी एस्केमिया वर्ड आ जाएगा समझ जाइएगा रक्त प्रवाह के कमी को बता रहा है, ठीक है। गोनेरिया क्या है, तो गोनेरिया इंक्यूबेशन पीरियड, गोनेरिया एक सेक्सुअल रोग है, ठीक है, जिसे सुजाक बोलते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 से 8 दिन होता है। अब 2 से 8 दिन के जगह पर अगर 3 से 10 दिन दे देगा तो ये नहीं होगा, या इसके जगह पर 2 से 6 दिन 2 से 8 दिन दे देगा तो नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है हमने क्या पढ़ा है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग एंजाइना में किया जाता है, याद रखना है, दर्द से राहत के लिए, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ओके, सब याद रखना है। मलेरिया के कितने चरण होते हैं, तो मलेरिया के कुल 3 चरण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है ब्लेफराइटिस क्या है, आईलिड का सूजन है, आईलिड के सूजन को ब्लेफराइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे है हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में, ठीक है ना, फीटस में, जो फीटस होता है नवजात भ्रूण में सबसे ज़्यादा जो है हार्ट रेट होता है, याद रखना है, ठीक है। कितना होता है कमेंट कीजिए। मास्टाइटिस का सर्वाधिक कारण क्या है, तो मास्टाइटिस चूंकि एक इन्फ्लामेशन है तो यह चोट से भी हो सकता है, संक्रमण से भी हो सकता है, तो संक्रमण में स्टेफाइलोकोकस सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहरेपन का मुख्य कारण वैक्स होता है, याद रखिएगा, वैक्स भर जाने से काफ़ी ज़्यादा बहरेपन हो जाता है। कान के परीक्षण के इस्तेमाल के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ओटोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा, ओटोस्कोप। आगे है डिप्थीरिया का बचाव डीपीटी वैक्सीन से करते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरुदंड के पीछे की ओर जाने वाले वक्रता, देखिए अगर जिसे कुबरापन बोलते हैं ना, कि कुबर निकल गया है, देखिएगा पीठ के हिसाब से गर्दन के नीचे पीठ वाला जो भाग है, बॉडी के पीछे वाला जो पीठ के ही एरिया है ना, सबसे ऊपर में पीठ के अगर कुबर निकलता है तो देखिएगा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला भाग में अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो काइफोसिस होता है, जिसे कुबरेपन बोलते हैं। अगर यहाँ नहीं होकर अगर ये बहुत अंदर चला जाए तो इससे हम लोग लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं। निचले एरिया में, कमर से ऊपर निचले एरिया में अंदर की तरफ आपका यह कर्वेचर बना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए, सी आकार के या एस आकार के बना रहता है, समझ गए, ये होता है लॉर्डोसिस। दूसरी बात करें तो जो साइड से अगर मुड़ा होता है कर्वेचर तो उसको एस्केलियोसिस बोलते हैं, मध्य भाग से होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बिल्सम ट्यूमर संबंधित होता है किडनी से, याद रखिएगा। मोरो रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। आगे है पोस्टेरियर फ्रंटली का आकार कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताया, ब्रेगमा किसका होता है, कमेंट कीजिए, बता चुके हैं। ओरल थ्रस का कारण क्या होता है, तो फंगस होता है ओरल थ्रस के कारण, याद रखना है, ठीक है। ओरल थ्रस जो कि मुंह में जो मुख पाक होता है ना, जिसको मुंह आना बोलते हैं, मुंह में गर्मी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर रोग होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। मस्तिष्क के प्रदाह को इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन, नेफ्रॉन की इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरुदंड की अगर मध्य रेखा के बोलेगा कि बगल की ओर, साइड की ओर अगर झुका हुआ कर्वेचर तो वो होता है अपना स्कोलियोसिस, साइड की ओर, बगल की ओर, ठीक है, बाकी 2 बता दिए हैं। आगे है, यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्रनाल की नलिका शीशन के निचली सतह पर खुलती है, यानी आगे जो नॉर्मल शीशन होता है यह आगे नहीं खुलकर यह नीचे वाला एरिया पर, सतह पर जो है छिद्र कहीं भी हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोएस्पेडियासिस, क्या बोलते हैं, हाइपोएस्पेडियासिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन
हार्मोन। ओके, चलिए आगे है। 37 सप्ताह पूरा होने से पूर्व होने वाले शिशु को क्या कहते हैं? तो इसे प्री टर्म बेबी कहते हैं। ठीक है, प्री टर्म ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पैर का वह भाग जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होता है। ठीक है ना, ये टाइपिंग गलत कर दिया है, इसका ऑप्शन है ही नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो पैर का वह विकार जिसमें चलते समय आगे का जो पंजा है वह ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ होता है, और एड़ी जो है एड़ी धरातल पर होता है और फुट पैर ऊपर होता है। ठीक है, ये नहीं, ठीक है ना। ये आगे वाला पंजा जो है आपके नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ ज़मीन में, और जबकि एड़ी ऊपर की तरफ होता है। लोग ऐसे चलते हैं, बच्चा ऐसे चलता है, तो वह एक समस्या है। वो समस्या है आपका टेलिपस कैलकेनियस, टेलिपस कैलकेनियस, जिसमें आगे वाला पंजा धरती में लगा होता है और एड़ी ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, डेप्सोन लेप्रोसी में इस्तेमाल किया जाता है कुष्ठ रोग में। ठीक है, याद रखिएगा। ओरल थ्रस चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो ओरल थ्रस जो होता है मुंह में, मुंह पाक, जहाँ पे खाने पीने में दर्द होता है, छल्ला पड़ जाता है, तो उसके लिए निस्टेस्टिन क्रीम आता है। एक क्रीम लगा देने से मुंह सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, और दर्द कम करता है। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्त रिफ्लेक्स शिशु में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, मोरो पाया जाता है, रूटिंग पाया जाता है, सक्सिंग पाया जाता है, पैटेलर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अपगार स्कोर का आधार क्या है? तो अपगार स्कोर का आधार श्वसन भी है, मांसपेशी तन्यता भी है, त्वचा का रंग भी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा सब के सब। नियोनेटल जॉन्डिस उपचार हेतु किस रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मेन होता है नीला प्रकाश, और इसमें 1 से 2 ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट प्रकाश का भी बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना। आगे है, हाइड्रोसिफलस में स्कल परक्यूशन करने पर आवाज़ सुनाई देता है। यानी हाइड्रोसिफलस में खोपड़ी में जांच करने पर, थपथपाने पर कैसा आवाज़ आता है? फूटे घरे जैसी। ठीक है ना, जब बच्चा के सर में पानी भरा होता है तो। नवजात में आरबीसी का काल 60 से 80 दिन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जबकि एडल्ट में 120 दिन। ठीक है ना। बच्चों के टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? तो 1 से 3, या इसी को 1.5 से 3 बोला भी जाता है। ठीक है ना। आगे है, पीलिया का दूसरा नाम क्या है? इक्टेरस भी है, हाइपरबेलोबिरिमिनिया है, दोनों नाम है जॉन्डिस का। ओके, आगे है, बिडाल परीक्षण कब करना चाहिए? तो बिडाल परीक्षण ज्वर आने के 7 दिन बाद, ज्वर आने से पहले, ज्वर आने के तुरंत बाद, या फिर ज्वर समाप्त होने पर। तो ज्वर आने के 7 दिन के बाद जो है आपको ये टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में नॉर्मल बुखार भी हो, लेकिन जब बुखार 1 सप्ताह, 5 से 7 दिन, 1 सप्ताह में ना जाए तो टाइफाइड का टेस्ट कराना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आज बहुत सारा किया, सभी सब्जेक्ट से किया। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।